दोस्तों, हम आजादी की 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन देश की आजादी से लगभग 15 साल पहले 1933 में हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि ना तो गांधी जी की भूख हड़ताल की खबर थी और ना ही हिटलर के जर्मनी के काउंसलर बनने की खबर, बल्कि उस साल भारत के कलकत्ता में एक ऐसा कत्ल हुआ था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इस हत्या को इतनी दिलचस्प तरीके से अंजाम दिया गया था कि अमेरिका के टाइम मैगजीन ने भी इस खबर पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी। यह भारत का पहला बायोलॉजिकल मर्डर केस था, एक ऐसा मर्डर जिसमें यूज होने वाला हथियार आज तक नहीं मिला, एक ऐसा मर्डर जिस पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की, एक ऐसा मर्डर जिसने रानी विक्टोरिया को भी हैरत में डाल दिया। चलिए इस केस के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये 26 नवंबर 1933 की बात है। ठंड का समय था। अमरेंद्र अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ कलकत्ता से पाकुड़ जाने वाले थे और हावड़ा स्टेशन पर ही बैठे हुए थे। स्टेशन में काफी भीड़ थी। अमरेंद्र यहां से वहां चहल पहल कर रहे थे। तभी भीड़ से एक नाटे कद का आदमी शॉल पहने अमरेंद्र की तरफ आया और उन्हें धक्का मारते हुए आगे निकल गया। अचानक अमरेंद्र को एहसास हुआ कि जैसे उन्हें किसी ने कुछ चुभाया है। उन्होंने तुरंत देखा तो पाया कि उनके दाहिने हाथ में कुछ पिन चुभने जैसे निशान थे। अमरेंद्र ने शोर मचाया और जब तक दूसरे लोग उस आदमी को रोक पाते तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। जिस जगह पर छेद हुआ था वहां पर बिना किसी कलर का पस निकल रहा था। इसी बीच उनके भाई बेनुयेंद्र अचानक वहां आ गए। एक तरफ जहां बाकी रिश्तेदारों ने अमरेंद्र को कहा कि उन्हें पाकुड़ न जाकर कोलकाता में ही किसी डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, वहीं उनके भाई बेनुयेंद्र ने कहा कि ये एक छोटी सी चोट है और ऐसा होता रहता है, इसके लिए चिंता करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अमरेंद्र बड़े भाई की बात मानकर पाकुड़ जाने वाली ट्रेन में बैठ गए और उन्होंने कलकत्ता में किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं लिया। शुरुआत के एक दिन उन्हें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन दूसरे ही दिन उन्हें तेज बुखार शुरू हो गया। उन्हें कुछ घरेलू इलाज के बाद पाकुड़ के डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन इससे भी उन्हें आराम नहीं मिला। इसीलिए थक हार कर अमरेंद्र वापस कलकत्ता लौट गए। वहां उन्होंने कलकत्ता के जाने माने डॉक्टर नलिनी रंजन सेन गुप्ता को दिखाया। उस समय तक उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से सूज गया था और बुखार 105 डिग्री से भी ज्यादा हो गया था। उनके दिल की धड़कनें भी स्टेबल नहीं थी, यहां तक कि उन्हें फेफड़ों में भी परेशानी आने लगी थी। सबसे पहले डॉक्टर नलिनी रंजन सेन गुप्ता ने ब्लड सैंपल लेकर उसे लैब में जांच के लिए भिजवा दिए। इसी बीच अमरेंद्र की हालत बहुत ही सीरियस होती जा रही थी। बाकी दूसरे डॉक्टर भी अमरेंद्र को देखने आए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। 3 दिसंबर को अमरेंद्र कोमा में चले गए और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत निमोनिया की वजह से हुई थी। उनका परिवार अचानक हुई इस मौत से उबर पाता उससे पहले ही बेनुयेंद्र ने बिना किसी देर के अमरेंद्र का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया और बिना पोस्टमार्टम के ही उनका अंतिम संस्कार भी करा दिया। अभी तक सबको अमरेंद्र की मौत एक नॉर्मल बीमारी की वजह से ही लग रही थी, लेकिन अमरेंद्र की मौत के एक दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल 5 दिसंबर को जब उनके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो उसमें यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया पाया गया, जो प्लेग की बीमारी में पाया जाता है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महामारी फैल गई थी। प्लेग की वजह से उस समय अकेले भारत में ही 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए डॉक्टर की हालत खराब थी। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ने लगा। उन्होंने अलग अलग तरीकों से जांच करके इस बात को पुख्ता किया कि यह बीमारी प्लेग ही थी। अमरेंद्र की मौत के 3 साल पहले तक कलकत्ता में एक भी प्लेग का मामला नहीं आया था। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ही उस समय की ब्रिटिश सरकार को इसकी खबर दे दी। ब्रिटिश सरकार ने भी आनन फानन में एक टीम का गठन किया, जिसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि कोलकाता में प्लेग के और कितने मरीज हैं। टीम ने खूब जांच पड़ताल की, लेकिन फिर भी कोलकाता में उन्हें प्लेग का एक भी और केस नहीं मिला। सबसे पहले पुलिस ने डॉक्टर के साथ मिलकर यह पता लगाना शुरू किया कि क्या किसी व्यक्ति को प्लेग का इंजेक्शन देके मारा जा सकता है। डॉक्टरों की टीम का जवाब हाँ में आया और इस तरह से यह कंफर्म हो गया कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर अमरेंद्र को जो इंजेक्शन दिया गया था वो कोई मामूली इंजेक्शन नहीं था, बल्कि उसमें प्लेग के बैक्टीरिया मौजूद थे। ये मामला और भी सीरियस इसीलिए हो गया था क्योंकि उस समय कलकत्ता में प्लेग के बैक्टीरिया किसी भी लैब में मौजूद नहीं थे। पूरे भारत में प्लेग के बैक्टीरिया मुंबई के हॉस्पिटल में ही मिल सकते थे, जिसे प्लेग वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बीच रखा गया था। ऐसे में ये केस और भी ज्यादा पेचीदा बन गया था। अब तक पुलिस इस बात को लेकर कन्विंस्ड हो चुकी थी कि पक्के तौर पर हत्यारे ने किसी भी तरह से मुंबई के हॉस्पिटल से वहां बैक्टीरिया चुराया था। चलिए इस कहानी की बैक स्टोरी को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकुड़ रियासत से। प्रेजेंट में यह झारखंड में आता है, लेकिन उस समय यह बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। पाकुड़ रियासत सबसे धनी रियासतों में से एक थी
और इसके मालिक का नाम प्रतापेंद्र चंद्र पांडे था। उन्होंने 2 शादियां की थी। दोनों ही पत्नी से उन्हें 2-2 बच्चे हुए थे। गौर करने वाली बात है कि दोनों ही पत्नी से उन्हें एक लड़का और एक लड़की हुई थी। उनकी दूसरी पत्नी अपने दूसरे बच्चे अमरेंद्र के जन्म के साथ ही गुजर गई। ऐसे में उसकी विधवा मौसी ने अमरेंद्र को पाला। 1929 में प्रतापेंद्र की भी मौत हो गई। जायदाद के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा पहली पत्नी के बेटे बेनुयेंद्र और दूसरा हिस्सा दूसरी पत्नी के बेटे अमरेंद्र को मिलता है। उस समय बेनुयेंद्र 27 साल के थे और अमरेंद्र 16 साल के थे। उस समय अमरेंद्र के नाबालिग होने की वजह से उनकी जायदाद की देखरेख की जिम्मेदारी उनके सौतेले भाई बेनुयेंद्र को दे दी गई। लेकिन जिस हिसाब से बेनुयेंद्र पूरे घर को चला रहे थे, उसके घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन बेनुयेंद्र उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अय्याशी करके पैसा उड़ा रहे थे। यहां तक कि वो अमरेंद्र की पढ़ाई के लिए भी सफिशिएंट पैसे नहीं दे रहे थे। इसीलिए 1931 में जैसे ही अमरेंद्र 18 साल के हुए, उन्होंने अपनी संपत्ति अपने सौतेले भाई बेनुयेंद्र से लेने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। ये बात बेनुयेंद्र को कुछ खास पसंद नहीं आई। उसे लगता था कि पूरी जायदाद पर सिर्फ उसका अधिकार होना चाहिए और उसके सौतेले भाई को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अभी तक अमरेंद्र के परिवार को उसकी मौत पर शक होना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस दिन से अमरेंद्र को सुई चुभी थी, उसी दिन से उनकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो गई थी। साथ ही साथ उस दिन बेनुयेंद्र का अचानक से आना भी शक पैदा कर रहा था। इससे पहले भी जब भी अमरेंद्र बीमार पड़ा था, तो बेनुयेंद्र भी उसके आसपास मौजूद था। परिवार वालों ने इसी तथ्य के आधार पर कालिदास गुप्ता से बात की, जो एक वकील था और उनके परिवार को अच्छे से जानता था। आखिरकार 22 जनवरी 1934 को एक पिटीशन डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कमला प्रसाद पांडे को दिया गया और सब इंस्पेक्टर शरद चंद्र मित्रा ने जांच शुरू की। इस तरह से अब पुलिस की रेडार में बेनुयेंद्र आ गया था। पुलिस ने अमरेंद्र और बेनुयेंद्र से जुड़ी हर बात की बारीकी से पड़ताल शुरू की। अगर अमरेंद्र की मौत हो जाती है तो इससे फायदा किसको होगा? बेनुयेंद्र अचानक कैसे हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच गया था? और बेनुयेंद्र को अमरेंद्र का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की इतनी जल्दी क्यों थी? ये सारी बातें पुलिस के जहन में चल रही थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि एक तरफ बेनुयेंद्र एक शराबी और अय्याश किस्म का आदमी था, तो दूसरी तरफ अमरेंद्र एक सीधा साधा आदमी था। उन्हें अमरेंद्र के करीबियों से भी ये पता चला कि 1932 में भी बेनुयेंद्र ने अमरेंद्र को मारने की कोशिश करवाई थी। 1932 में जब अमरेंद्र देवघर में छुट्टियां मना रहे थे, तभी बेनुयेंद्र तारानाथ के साथ वहां आ गया। दोनों भाई साथ टहलने गए और उसी दौरान बेनुयेंद्र ने अमरेंद्र को एक चश्मा जबरदस्ती पहनाने की कोशिश की। कांच का चश्मा होने की वजह से अमरेंद्र की नाक कट गई और थोड़ा खून बहने लगा। थोड़े ही दिनों बाद अमरेंद्र एकदम से बीमार पड़ने लगा। डॉक्टर ने जब जांचा तो पता चला कि उन्हें टेटनस था। डॉक्टरों ने उन्हें एंटी टेटनस इंजेक्शन दे दिया। दरअसल उस चश्मे में टेटनस के बैक्टीरिया को पाया गया था। अमरेंद्र उस समय भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। दुनिया भर के डॉक्टरों को उनके इलाज के लिए बुलाया गया। उस समय डॉक्टर सौरेंद्र नाथ मुखर्जी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। साथ ही साथ पाकुड़ लौट चुके बेनुयेंद्र को इसकी खबर दे दी गई। बेनुयेंद्र को यह खबर हजम नहीं हुई और वह तुरंत ही 3 लोगों को लेकर पहुंच गया। बेनुयेंद्र के अनुसार वो डॉक्टर्स थे। ये तीनों लोग तारानाथ, दुर्गा रतन और शिवपत थे। बेनुयेंद्र किसी तरह से तारानाथ को डॉक्टर सौरेंद्र नाथ मुखर्जी का असिस्टेंट बनाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर सौरेंद्र नाथ मुखर्जी को इस पर शक हो गया कि तारानाथ किसी तरह से अमरेंद्र के टेटनस ट्रीटमेंट को रोककर उसे मारना चाहता था। इसीलिए उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन बेनुयेंद्र यही नहीं रुका। डॉक्टर दुर्गा रतन की मदद से उसने अमरेंद्र को एक ऐसा इंजेक्शन लगवाया जिससे अमरेंद्र ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा सीरियस हो गया। लेकिन परिवार वालों ने दूसरे डॉक्टर्स की मदद से किसी तरह से अमरेंद्र की जान बचाई। इस घटना से यह बात समझ आ गई कि बेनुयेंद्र किसी भी तरह से अमरेंद्र से सारी जायदाद हड़पना चाहता था। इसीलिए अब बेनुयेंद्र ने बैंक से वो पैसे निकालने शुरू कर दिए जो बेनुयेंद्र और अमरेंद्र के ज्वाइंट अकाउंट में थे। उसने इलाहाबाद और बाकी दूसरे बैंकों से 13,000 रुपए से भी ज्यादा निकाल लिए थे। इस बात की जानकारी अमरेंद्र को नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने 17 नवंबर 1933 को कोर्ट में पिटीशन दिया कि बेनुयेंद्र को पैसे निकालने नहीं दिए जाने चाहिए। इस तरह बेनुयेंद्र बाकी के पैसे नहीं निकाल पा रहा था। उसे मालूम चल गया था कि अब अमरेंद्र की मौत के बाद ही वह पूरी जायदाद पर अपना कब्जा कर सकता था। इसी वजह से उसने ठान लिया कि अब अमरेंद्र को अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। इस तरह से साजिश की शुरुआत हो रही थी। पुलिस में एफआईआर होने के बाद बेनुयेंद्र भी चौकन्ना हो गया था। उसे मालूम चल गया था कि जल्द ही उसे पुलिस पकड़ने वाली है। इसलिए जब तक पुलिस उसे गिरफ्तार करने घर पहुंचती, तब तक वो फरार हो चुका था। पुलिस को भी यह पता चल गया कि वो बंगाल से बाहर भागने की फिराक में था। इसीलिए पुलिस ने चालाकी दिखाते हुए उसे 16 फरवरी को आसनसोल रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया, जहां से वो मुंबई भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे पकड़कर उस पर काफी दबाव बनाया ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर ले।
लेकिन फिर भी उसने पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस के पास अब एक ही उपाय था कि उसके करीबी लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जाए। इसीलिए बेनोयेंद्र के करीबी उन तीनों डॉक्टरों को बुलाया गया जिनके ऊपर अमरेंद्र को गलत ट्रीटमेंट देने का आरोप था। तीनों डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य, दुर्गा रतन और शिवपत थे। जब तारानाथ भट्टाचार्य से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक डॉक्टर भी नहीं था, बल्कि वो कलकत्ता के एक लैब में एक असिस्टेंट भर था। पुलिस ने तार से तार जोड़ना शुरू किया। जब तारानाथ डॉक्टर ही नहीं था तो बेनोयेंद्र हमेशा उसे ही अमरेंद्र के ट्रीटमेंट के लिए क्यों लाता था? और क्या तारानाथ की मदद से ही प्लेग के बैक्टीरिया का जुगाड़ किया गया था? ये सभी सवाल पुलिस के मन में आ रहे थे। इस केस में अमरेंद्र की तरफ के वकील कालिदास भी काफी सबूत इकट्ठा कर रहे थे। वो मुंबई गए। उन्हें मालूम चला कि अक्सर बेनोयेंद्र मुंबई आते जाते रहता था, कभी अकेले तो कभी तारानाथ के साथ। इस तरह पुलिस को तारानाथ से पूछने के लिए कुछ और सवाल मिल गए थे। इस बार उन्होंने तारानाथ को पूरा सच उगलने को कहा और उसने भी पूरा सच बोल दिया। पुलिस को तारानाथ ने बताया कि वो लोग 1932 से अमरेंद्र को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो कम से कम 3 से 4 बार अमरेंद्र को मारने की कोशिश कर चुके थे। साथ ही साथ उसने ही अमरेंद्र के लिए बनाए गए चश्मे में टेटनस के बैक्टीरिया डाले थे, लेकिन किसी तरह वो बच गया। इसीलिए इस बार वो प्लेग के बैक्टीरिया से अमरेंद्र की जान लेना चाहते थे, लेकिन प्लेग का बैक्टीरिया पाना बहुत ही मुश्किल था। वो मुंबई के हैफकिन हॉस्पिटल में ही मिल सकता था। 1932 में तारानाथ ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर को टेलीग्राम भेजकर लैब के काम के लिए प्लेग के बैक्टीरिया देने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद तारानाथ ने कलकत्ता के डॉक्टर उकील से मिलकर दावा किया कि वो प्लेग की बीमारी को खत्म करने की दवाई बना सकते हैं और इसके लिए उसे दवाई को प्लेग बैक्टीरिया पर टेस्ट करना होगा। डॉक्टर भी उसके झांसे में आ गए। उन्होंने हैफकिन इंस्टीट्यूट में डॉक्टर नायडू से बात करके प्लेग बैक्टीरिया के कल्चर को कलकत्ता मंगवाया, लेकिन तारानाथ को उसे डायरेक्टली हैंडल करने नहीं दिया। इस तरह से तारानाथ फिर से फेल हो गया। बेनोयेंद्र ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने तारानाथ से कहा कि वो डॉक्टर उकील को किसी भी तरह से कन्विंस करे कि वो तारानाथ को हैफकिन इंस्टीट्यूट में बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पोस्ट में एंट्री करा दे। इस बार उन दोनों की कोशिश सफल हुई। डॉक्टर उकील ने वहां के हॉस्पिटल के ऑफिस इंचार्ज के नाम पर एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि तारानाथ एक ऐसी ड्रग पर काम कर रहा है जो प्लेग को ठीक कर सकती है। 30 अप्रैल 1933 को बेनोयेंद्र ये लेटर लेकर अकेले ही मुंबई गया। वहां उसने हैफकिन इंस्टीट्यूट में डॉक्टर नायडू से बात की कि उसके दोस्त की सिफारिश लेकर वो आया है, लेकिन डॉक्टर नायडू ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि उसे सबसे पहले हैफकिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से परमिशन लेनी होगी और उनके बोलने पर ही किसी को अपॉइंट किया जाएगा। निराश होकर बेनोयेंद्र वापस कलकत्ता आ गया, लेकिन 1 जुलाई को वो वापस मुंबई गया। गौर करने वाली बात है कि बेनोयेंद्र जिस होटल में भी रुकता था वहां अपना सही एड्रेस नहीं देता था। इस बार उसने हॉस्पिटल के 2 लोगों डॉक्टर नाजरंजन और डॉक्टर साथे को अपने जाल में फंसा लिया। बेनोयेंद्र के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए ऐसा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। दोनों डॉक्टरों को उसने खूब अय्याशी करवाई और उनके लिए हर प्रकार के खर्चे किए। फिर भी दोनों डॉक्टर प्लेग के बैक्टीरिया दिलाने में नाकाम ही रहे। लेकिन डॉक्टर नाजरंजन ने बताया कि आर्थर रोड इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल से प्लेग के बैक्टीरिया मिल सकते हैं। इस बार बात बन गई। उस हॉस्पिटल के लैब में तारानाथ को एंट्री मिल गई थी और तारानाथ कलकत्ता से मुंबई आ गया। वहां तारानाथ डॉक्टर मेहता के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगा। लैब में हर समय डॉक्टर मेहता तो नहीं रहते थे। इसी बात का फायदा उठाकर तारानाथ ने प्लेग के बैक्टीरिया के साथ साथ लैब के कुछ और जरूरी सामान भी चुरा लिए। बेनोयेंद्र अपने प्लान में कोई भी मिस्टेक नहीं चाहता था, इसीलिए उसने और तारानाथ ने प्लेग के नमूनों को सबसे पहले चूहों पर टेस्ट किया। ये दोनों ये जानना चाहते थे कि क्या किसी इंसान को भी इसी तरह मारा जा सकता है। जब चूहों की प्लेग की वजह से मौत हो गई तो दोनों को पूरी तरह से ये सेटिस्फैक्शन हो गया कि इससे इंसानों को भी मारा जा सकता है। तो बेनोयेंद्र और तारानाथ वापस से कलकत्ता आ गए। इसके बाद फिर क्या था? मौका देखकर 26 नवंबर को उन्होंने एक आदमी की मदद से प्लेग के बैक्टीरिया को हावड़ा स्टेशन में अमरेंद्र को लगवा दिया। वो आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ही था, मतलब वो पैसों के लिए हत्याएं करता था। पुलिस ने उस कातिल को भी ढूंढा, लेकिन ना वो कभी मिल पाया और ना ही वो इंजेक्शन जिसे अमरेंद्र ने चुराया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि बेनोयेंद्र ने उसे भारत से भगा दिया था, तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसे भी बेनोयेंद्र ने जान से मरवा दिया था। खैर, अमरेंद्र और तारानाथ को दोषी साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे, चाहे वो उन दुकानों की रसीद हो जहां से टेस्ट कराने के लिए चूहे खरीदे गए थे, या फिर उन होटलों की रसीद जहां बेनोयेंद्र कलकत्ता में रुका था। इस केस में 9 महीने तक सुनवाई चली, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सबूतों से यह साफ होता है कि अभियुक्तों ने बॉम्बे स्थित अस्पताल से प्लेग बैक्टीरिया को चुराया था। इसके बाद उसे कलकत्ता तक जिंदा लाया गया था। इसलिए निचली अदालत ने बेनोयेंद्र और तारानाथ को अमरेंद्र की हत्या करवाने के लिए मौत की सजा सुनाई।
इसके अलावा अन्य 2 डॉक्टरों के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। जनवरी 1936 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेनोयेंद्र की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बेनोयेंद्र और तारानाथ को अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। 11 साल बाद जब भारत आजाद हुआ तो सेल्युलर जेल में जितने भी कैदी थे उन्हें आजाद कर दिया गया। इसीलिए बेनोयेंद्र और तारानाथ को भी आजाद कर दिया गया। जेल से वापस आने के बाद बेनोयेंद्र की मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। वो थोड़ा सनकी हो गया था। एक दिन वो बंदूक से घरवालों को ही जान से मारने की धमकी देने लगा था। इसीलिए घरवालों ने डरकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। साथ ही साथ पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस उसे आराम से अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन बेनोयेंद्र ने पुलिस के ऊपर ही गोलियों से हमला कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने भी बेनोयेंद्र के ऊपर गोली चला दी, जिसकी वजह से बेनोयेंद्र मारा गया। इस तरह से अमरेंद्र को मारकर भी बेनोयेंद्र कभी भी चैन की जिंदगी नहीं जी सका। इस मर्डर को भारत का पहला बायोलॉजिकल मर्डर कहा जाता है। उस समय देश के साथ साथ विदेशों में भी इस मर्डर की खूब चर्चा हुई थी। टाइम मैगजीन ने तो इसे जर्म मर्डर यानी रोगाणु से हुई हत्या भी करार दिया, जबकि उस समय सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स ने इसे पंक्चर्ड आर्म मिस्ट्री करार दिया था। इस मर्डर को लेकर रिसर्च करते हुए अमेरिकी पत्रकार डैन मॉरिसन ने एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम है द प्रिंस एंड द पॉइजनर। उस समय भारत इंग्लैंड के कब्जे में था, इसीलिए जब रानी विक्टोरिया ने इस मर्डर के बारे में सुना तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ था। खैर, इस कहानी से हम एक बात तो सीख ही सकते हैं कि दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है।